मैं अपने गीत गज़लों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। तो आप देख रहे हैं धीरेन्द्र सिंह का NCERT फिजिक्स चैनल, और हम आपको बताने वाले हैं CPMT, AIEEE, MNR, PHU, UPTU और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन की ओर तो देखते हैं। इन प्रश्नों में से पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है कि एक प्रेक्षक v वेग से प्रकाश स्रोत की ओर गतिमान है, प्रेक्षक को प्रकाश का वेग प्रतीत होगा। तो जब प्रेक्षक v वेग से प्रकाश की ओर गतिमान है तो प्रेक्षक को जो वेग प्रतीत होगा वो होगा प्रकाश की चाल के बराबर c। तो अगला क्वेश्चन है कि एक तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, स्पेक्ट्रम में इसकी रेखाएं किस भाग की ओर विस्थापित होंगी? तो स्पेक्ट्रम में किस भाग की ओर विस्थापित होंगी? तो इसका आंसर होगा आपका लाल रंग की ओर विस्थापित होंगी। और क्यों लाल रंग की ओर विस्थापित होंगी? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। तो पृथ्वी से दूर जा रहा है तो दूर जाने पर लाल की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं लाल रंग की ओर विस्थापित होंगी। अगला क्वेश्चन है कि एक तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है, स्पेक्ट्रम में इनकी रेखाएं किस भाग की ओर विस्थापित होंगी? तो ये जो विस्थापित होंगी ये होंगी आपकी नीले रंग की ओर, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है इसमें बैगनी नहीं है, नीला है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य आपकी नीले रंग की होगी, तो नीले भाग की ओर विस्थापित होंगी। अगला क्वेश्चन है कि एक तारा जो 5000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है, पृथ्वी की ओर 1.5 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है, पृथ्वी पर किसी प्रेक्षक को इसकी तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन प्रतीत होगा? तो आपको 5000 एंगस्ट्राम, ये आपको लैम्डा का मान दिया हुआ है, ये है आपका लैम्डा का मान, और ये आपका दिया है 1.5, ये दिया है v का मान। अब यहाँ पर तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो लैम्डा और v के मान आपको पता है, और c का मान आप जानते हैं कि c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होता है। तो अब इसमें देखते हैं जो आपको ये फार्मूला दिया है, डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा v/c। तो इस फार्मूले से जब ज्ञात करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 25 एंगस्ट्राम। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्राम है, प्रेक्षक को 0.1 एंगस्ट्राम का विस्थापन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो डॉपलर विस्थापन ने आपने सूत्र पढ़ा है वो डेल्टा लैम्डा, तो डेल्टा लैम्डा की जो वैल्यू दी है वो दी है 0.1 एंगस्ट्राम, ये हो गया आपका डेल्टा लैम्डा, और ये आपका लैम्डा का मान है, c का मान आपको पता होता है। तो इसमें आपको v का मान ज्ञात करना है, और सूत्र आपके पास डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा v/c ये है। तो इससे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, सभी गैलेक्सियों के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाएं लाल भाग की ओर विस्थापित हो रही हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का आकार घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है?
तो गैलेक्सियाँ जो लाल भाग की ओर विस्थापित हो रही हैं, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, तो अधिक तरंग दैर्ध्य वाले भाग की ओर विस्थापित हो रही है, इसलिए ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक तारा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी से दूर जा रहा है। पृथ्वी से प्रेक्षित करने पर 5700 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की रेखा का विस्थापन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेग दिया है v का मान और लैम्डा का मान ये दिया है। तो तरंग दैर्ध्य रेखा का विस्थापन डेल्टा लैम्डा बराबर आपको ज्ञात करना है। सूत्र आपको मालूम है, तो उसी सूत्र से जब आप ज्ञात करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.9 एंगस्ट्रॉम। व्यतिकरण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो व्यतिकरण की जो घटना है वो क्या सिद्ध करती है? तरंग प्रकृति, अनुदैर्ध्य तरंग प्रकृति, अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति, कण प्रकृति। तो व्यतिकरण की व्याख्या जो की गई वो किस आधार पर की गई, ये आपको ज्ञात है कि हाइगेंस ने के तरंग प्रकृति के सिद्धांत पर ही व्यतिकरण की व्याख्या की गई। व्यतिकरण की घटना हो सकती है सभी तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, प्रकाश तरंगों में, अनुदैर्ध्य तरंगों में। तो व्यतिकरण की जो घटना है वो किन तरंगों में हो सकती है? तो ये व्यतिकरण की घटना सभी तरंगों में हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रकाश को मान करके व्याख्या की। बाद में प्रकाश की प्रकृति की पुष्टि हुई अनुप्रस्थ तरंगों की भांति। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यतिकरण की घटना सभी तरंगों में हो सकती है। व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा जो प्राप्त होती है, ऊर्जा किस प्रकार की प्राप्त होती है? उच्चिष्ट पर निर्मित होती है कि निम्निष्ट पर विलुप्त हो जाती है? तो इसमें जो ऊर्जा है संरक्षित या पुनरावृत्ति होती है या सभी होता है? तो इसमें उपरोक्त में से सभी है कि जब व्यतिकरण की घटना होती है तो आपने इसमें विनाशी व्यतिकरण भी पढ़ा है और संपोषी व्यतिकरण पढ़ा है। संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता का मान अधिक और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। तो इसका मतलब है कि जो ऊर्जा है तो कहीं पर संरक्षित हो रही है, कहीं पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब निर्मित भी हो रहा है, घट भी रही है और बढ़ भी रही है। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही होंगे। निम्न में कौन कला संबद्ध स्रोत उत्पन्न करता है? कला संबद्ध स्रोत कौन सा उत्पन्न करता है? तो इसमें आपका प्रिज्म दिया है, बाई प्रिज्म दिया है, निकोल प्रिज्म दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है तो वो आपका जो बाई प्रिज्म है वो कला संबद्ध स्रोत उत्पन्न करता है। इसके बाद है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न स्रोतों में से कौन सा सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश देता है? तो सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश देने वाला कौन सा है? बल्ब है, मोमबत्ती है, मरकरी ट्यूब है या आपका लेजर है? तो इसमें जो सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश देता है वो देता है आपका लेजर टार्च। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं जब उनके द्वारा उत्पन्न तरंगों के तरंग दैर्ध्य समान हो या आयाम समान हो, तरंग दैर्ध्य तथा प्रारंभिक कला नियत हो। तो आंसर होगा आपका तरंग दैर्ध्य समान तथा प्रारंभिक कला नियत हो। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यतिकरण प्रतिरूप की फ्रिंजों में विपर्यास निर्भर करता है। विपर्यास निर्भर करता है तो फ्रिंज अंतराल पर, तीव्रताओं पर, स्लिटों के बीच की दूरी पर या तरंग दैर्ध्य पर। तो इसका आंसर होगा कि स्रोतों की तीव्रताओं के अनुपात पर विपर्यास या उसका कंट्रास्ट, उसमें कितनी तीव्रता आ रही है, प्रकाश की अधिकता कितना हो रहा है, तो स्रोतों की तीव्रताओं के अनुपात पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि I1 व I2 दो तरंगें व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में विपर्यास सबसे अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा विपर्यास कब होगा? देखते हैं कि जब दोनों तरंगों की तीव्रताएं आपस में बराबर होंगी तो विपर्यास सबसे अधिक होगा। जब दोनों तरंगों की तीव्रताएं अधिक होंगी तो जब एक स्थान पर अध्यारोपित होंगी तो वहाँ पर सबसे अच्छा आपको कंट्रास्ट दिखाई देगा। तो अगला है कि दो स्रोतों से व्यतिकरण प्राप्त करने की आवश्यक शर्त है कि उनके तरंग दैर्ध्य समान हो, तरंग दैर्ध्य या आयाम समान हो,
तरंग दैर्ध्य समान, आयाम लगभग समान तथा कलांतर नियत हो, कलांतर परिवर्ती हो। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से है कि तरंग दैर्ध्य समान हो, आयाम भी लगभग समान हो और कलांतर नियत हो, तभी आपको व्यतिकरण प्राप्त होगा। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है। इनके आयामों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इनके आयामों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम आपको सूत्र बताए हैं कि दो तरंगों की तीव्रताएं दी हैं 4 और 1। तो I1 और I2 के मान दिए हुए हैं और A1 और A2 के मान ज्ञात करने हैं। और इसमें आप संबंध में पढ़ चुके हैं कि A इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। I इज प्रोपोर्शनल टू I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो इसमें जब A का मान निकालेंगे तो √I निकलेगा। और इसी में आपने I मैक्सिमम की जो वैल्यू पढ़ी है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो आयाम के रूप में जब होगा तो ये हो जाएगा आपका A मैक्सिमम बटे A मिनिमम बराबर I तीव्रताओं का है तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बटे √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले से निकालेंगे तो ऊपर जब 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3। तो दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है। तो उनके आयामों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अगला क्वेश्चन है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है। इनके आयामों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आयामों का अनुपात ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा आपका I1/I2 I1/I2 बराबर होता है A1/A2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा और इनके मान रख करके जब हम निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 2:1। अगला क्वेश्चन है कि यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है तो व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात क्या होगा। तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है और तीव्रताओं का अनुपात ही दिया हुआ है। तो I मैक्सिमम के लिए जो होता है तो I मैक्सिमम बराबर हम ज्ञात करते हैं √I1 प्लस √I2 और इसका होल स्क्वायर। और I मिनिमम जो ज्ञात करते हैं तो I मिनिमम की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं √I1 माइनस √I2 और इसका होल स्क्वायर। अनुपात ज्ञात करना है तो बटा कर देंगे। तो अब इसमें I1 और I2 के मान दिए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम ज्ञात करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 49:1। अगला क्वेश्चन है कि दो तरंगें की जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:4 है व्यतिकरण उत्पन्न करता है तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से आप हल करेंगे तो आंसर आपका आएगा 25:1। अगला क्वेश्चन है दो कला संबद्ध एक वर्णीय प्रकाशपुंज जिनकी तीव्रताएं 1 व 4I है अध्यारोपण के महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें भी महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9I व I। संपोषी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों में जो कलांतर होता है तो संपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर का मान होता है वो होता है 0, क्योंकि अधिकतम तीव्रता वाला होता है इसलिए कोण का मान होता है, कलांतर का मान 0 होता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के बीच जो कलांतर होता है तो अब आप समझ गए होंगे कि संपोषी में अगर 0 है तो विनाशी में कितना होगा। वो होगा आपका विनाशी व्यतिकरण में पाई 180 न्यूनतम। तो समान आयाम तथा तरंग दैर्ध्य की दो तरंगें विभिन्न कलाओं में अध्यारोपित होती हैं। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब इनके बीच कलांतर
तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा, तो अधिकतम आयाम के लिए कलांतर की जो वैल्यू है वो होगी आपकी 0। इसके पहले क्वेश्चन में भी बताया गया कि अधिकतम आयाम पर कलांतर 0 है। अगला क्वेश्चन है कि लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य की दो एकवर्णी प्रकाश तरंगों के बीच समपोषी व्यतिकरण हेतु पथांतर होना चाहिए। तो पथांतर का मान कितना होता है? तो पथांतर का जो मान होता है वो होता है समपोषी में n लैम्ब्डा के बराबर। लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य की दो एकवर्णी प्रकाश तरंगों के विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर का मान होता है तो उसके लिए होता है 2n+1 λ/2। यदि यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दें तो फ्रिंजों की चौड़ाई हो जाती है। तो फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए जो आपने सूत्र पढ़ा है, तो फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र पढ़ा है आपने बीटा बराबर डी लैम्ब्डा अपान डी, ये सूत्र पढ़ा है। अब इसमें क्या है कि बीच की दूरी जो आप ये कैपिटल स्लिटों के बीच की दूरी मतलब स्मॉल डी को 3 गुना कर दें तो फ्रिंजों की जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी? तो ये फ्रिंजों की चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 गुना कर दें तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ मतलब ऐसे आ जाएगा 1/3। तो आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच का अंतराल आधा करने पर स्लिटों के बीच की दूरी व स्लिटों के बीच की दूरी 2 गुनी करने पर स्लिटों के बीच का अंतराल आधा करने पर तथा पर्दे व स्लिटों के बीच की दूरी दुगनी कर देने पर फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो सूत्र आपका वही प्रयोग होगा जो अभी लिखा कि बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्ब्डा अपान स्मॉल डी। तो यहाँ पर स्लिटों के बीच का जो ये अंतराल है इसको आधा किया जाता है, अर्थात इसको 1/2 कर दिया जाता है, और पर्दे व स्लिटों के बीच की दूरी इसको हम 2 गुना कर देते हैं कैपिटल डी के मान को। तो ऐसी स्थिति में ये 2 आपका जाएगा ऊपर। जब ऊपर जाएगा तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वो फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी आपकी 4 गुनी, जो आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला है कि यंग के प्रयोग में यदि किसी स्लिट से आने वाली किरण के मार्ग में एक पतली कांच की प्लेट अभिलंबवत रख दी जाए तो फ्रिंजें लुप्त हो जाएंगी, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो जो इस यंग के प्रयोग में स्लिट से जो प्रकाश की किरणों का जो मार्ग है और पतली कांच की प्लेट अगर हम रख देते हैं तो ऐसी स्थिति में फ्रिंज की चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है। यंग के प्रयोग में सोडियम लैंप से उत्सर्जित पीले प्रकाश को हटाकर एक वर्णी नीला प्रकाश प्रयोग किया जाता है। तो एक वर्णी नीला प्रकाश जो प्रयोग किया जाता है उसका कारण क्या है कि फ्रिंज की चौड़ाई घट जाती है। ऐसी स्थिति में यंग के प्रयोग में यदि एक वर्णी प्रकाश को हटाकर श्वेत प्रकाश प्रयोग किया जाए तो श्वेत प्रकाश प्रयोग जब किया जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा कि श्वेत तथा अन्य दीप्त फ्रिंज रंगीन प्राप्त होंगी। केंद्र दीप्त फ्रिंज जो केंद्र में प्राप्त होती है बीचों बीच, तो वो सब श्वेत कलर की होगी, और जो अन्य दीप्त फ्रिंज ऊपर और नीचे प्राप्त होती हैं वो रंगीन प्राप्त होंगी। अगला क्वेश्चन है व्यतिकरण के प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है। तो व्यतिकरण का जो प्रयोग है एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो इसमें जो आंसर होगा आपका कुछ रंगीन पट्टियाँ और एक समान प्रकार की प्राप्त होंगी। तो अगला क्वेश्चन है आपका यंग का द्विस्लिट समायोजन एक बक्से में रखा है तथा व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त किया जाता है। बक्से के अंदर निर्वात उत्पन्न कर देने पर यदि बक्से के अंदर निर्वात उत्पन्न कर दिया जाए तो क्या होगा? तो निर्वात का अपवर्तनांक वायु से कुछ कम होता है। जो निर्वात है उसका अपवर्तनांक वायु से कुछ कम होता है। तो ऐसी स्थिति में जो होगा वो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हम निर्वात कम कर रहे हैं, उसके अंदर निर्वात उत्पन्न कर रहे हैं बक्से के अंदर, और निर्वात का जो अपवर्तनांक है वायु से कुछ कम है। तो जब अपवर्तनांक कम हो गया तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण प्रतिरूप की तीव्रता आई है। एक स्लिट
को बंद कर देने पर तीव्रता I0 हो जाती है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो बंद I0 हो जाती है तो और व्यतिकरण प्रतिरूप की तीव्रता I है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा संबंध सही है कि व्यतिकरण पहले तो द्विस्लिट प्रयोग में तीव्रता I है और एक स्लिट को बंद कर किया जाता है तो एक ही स्लिट बचता है, छिद्र एक ही बचता है। तो ऐसी कंडीशन में जो होगा वो कौन सा संबंध सही होगा? तो इसमें आपका जो संबंध सही होगा, जब आपके दो छिद्र होते हैं तो आपने जो इसमें संबंध में पढ़ा है कि दो छिद्र होंगे तो उसमें 2 लैम्डा, और जब एक ही छिद्र होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, तीव्रता क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है कि यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाती है। फ्रिंज चौड़ाई नियत रखने के लिए स्लिट व पर्दे की बीच की दूरी D से बदल कर निम्न करनी होगी। नियत रखना है, लेकिन हम स्लिटों के बीच की दूरी अगर कर दें तो पर्दे की दूरी में क्या परिवर्तन करें कि फ्रिंज की चौड़ाई नियत बनी रहे। और चौड़ाई के लिए आप फार्मूला जानते हैं, बीटा बराबर D लैम्डा अपान D। तो ऐसी स्थिति में जो होगा तो हमको पर्दे की जो दूरी है वो दुगनी करनी पड़ेगी। जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंगों के दिखाई देने का कारण है कि प्रकाश का कौन सी क्रिया प्रकाश में हो रही है? तो प्रकाश में जो क्रिया हो रही है वो हो रही है व्यतिकरण की क्रिया, और व्यतिकरण की क्रिया के कारण ही हमें सतह पर सुंदर रंगों का प्रकाश दिखाई दे रहा है। प्रकाश के किसी अवरोध के किनारों पर मुड़ने की घटना को आप तुरंत समझ गए होंगे कि जब प्रकाश मुड़ता है किनारों पर तो उस घटना को हम कहते हैं विवर्तन। तो अगला है प्रकाश के विवर्तन की खोज किसने की थी? अब इसको खोज किसने किया था, इसमें आपने पढ़ा है कि विवर्तन की खोज किसने की थी। तो विवर्तन की जो खोज की थी वो गिरमाल्डी ने की थी। मैंने विवर्तन की घटना पे पढ़ाने में आपको बताया है कि गिरमाल्डी नामक वैज्ञानिक ने विवर्तन की खोज की थी। अब अगला है विवर्तन की घटना पाई जाती है किन तरंगों में पाई जाती है विवर्तन की घटना? तो इसमें आप बताएंगे कि जो सूक्ष्म तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं, सभी तरंगों में विवर्तन की घटना पाई जाती है। विवर्तन तथा अपवर्तन सूचक है। विवर्तन अपवर्तन किसका सूचक है? कण प्रकृति का, तरंग प्रकृति का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो विवर्तन की जो घटना है वो तरंग प्रकृति का सूचक है। निम्न में से कौन सा कारण प्रकाश का व्यतिकरण तथा विवर्तन बताता है? कौन सा कारण है जो विवर्तन और व्यतिकरण बताता है? तो ये है आपका तरंग प्रकृति जो विवर्तन और व्यतिकरण दोनों बताता है। पेड़ की पत्तियों से छनकर निकला सूर्य का प्रकाश जमीन पर गोल बनाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है देखते हैं कि जो आपकी विवर्तन की घटना है, और विवर्तन की घटना में ही आप जानते हैं कि प्रकाश मुड़ जाता है, तो मुड़कर जब मुड़ेगा तभी कोई ना कोई आकृति निर्मित करेगा, तो घटना हुई विवर्तन की। इस तरह से आपने बहुविकल्पी क्वेश्चनों का अध्ययन किया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इंटरमीडिएट तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए।